अभी तो यूपी में 356 हो जाना चाहिए, इसलिए कि ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हुआ है। पुलिस इज ए सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सीएम को रिजाइन करना चाहिए इस मामले में? बिल्कुल रिजाइन कर देना चाहिए। अगर उनके अंदर जरा भी शर्म होगी तो उनको रिजाइन करना चाहिए, इसलिए कि उनके वक्त में जितना इनकाउंटर हुआ है, अब तो हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात छोड़ दीजिए, अब तो इनकाउंटर इंडिया की बात करने की बात हम सोचते हैं कि अब इनकाउंटर इस तरह का अगर होता रहेगा, आप कौन होते हैं इनकाउंटर करने वाले? अदालत उसका फैसला करेगी। और आप अगर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जुल्म कर रहे हैं, आप बुलडोज कर रहे हैं घरों को। कौन करेगा ये? उसके लिए म्यूनसिपलिटी है, उसके लिए कॉरपोरेशन है, उसके लिए गवर्नमेंट है, उसके लिए अदालत है। आप जो चाहेंगे करेंगे, और जो चाहे कर रहे हैं आप, और लोगों को देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तिवारी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, लोग सवाल पूछ रहे थे, आपको क्या लगता है? बहुत जल्द चलना चाहिए। अतीक अहमद के घर में बुलडोजर चला है, दूसरे लोगों के घर में बुलडोजर चला है, जिन लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया है किसी भी एजिटेशन में, डेमोन्स्ट्रेशन में, उनके घर बुलडोजर चला है। लवलेश तिवारी के घर में बुलडोजर कब चलेगा, ये तो इंतजार हमारा है कि उनके घर में बुलडोजर कब चलेगा। और उसके बुलडोजर से चलने से पहले योगी को रिजाइन देना चाहिए, और अगर वो रिजाइन नहीं देते हैं तो ही शुड हैव बीन सैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इम्पोजिंग आर्टिकल 56 इन यूपी। प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, इसलिए कि वहाँ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हुआ है। पुलिस इज अ सिस्टम इन द मशीनरी। 3 आदमी जो अतीक अहमद को और अशरफ अहमद को नहीं जानता था, जिससे उसका कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, वो आदमी मीडिया पर्सन बन करके अपना कार्ड डिस्प्ले करके चला आता है, पुलिस कॉर्डन में दाखिल होता है, और जाने के बाद एकदम इत्मीनान से उसके पगड़ी को हटा करके उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको फायरिंग करता है, मारता है। पुलिस खड़ी रहती है वहाँ पर, कुछ नहीं करती है। क्या मानी रखता है ये? इसका मानी ये रखता है कि इतने सारे पुलिस वाले थे, एनकाउंटर होना चाहिए था। एनकाउंटर तो इसको कहा जा सकता है, जैसे लवलिश को, जैसे असद का 2 दिन पहले हुआ एनकाउंटर हुआ, ठीक है, वो भाग रहा था, पुलिस पर उसने फायरिंग की। पुलिस को जान बचाने के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाने का राइट है, आपको भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाने का राइट। कोई आपको मारना चाहेगा तो आप अपने बचाव के लिए तो कर सकते हैं, ये आपका आईपीसी में राइट्स दिया हुआ है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसको कहते हैं। इसमें आप गोली चला सकते हैं अगर आपकी जान को खतरा है तो पुलिस अगर इनकाउंटर 2 दिन पहले असद का कर सकती थी, जब पुलिस के सामने एक मारा जा रहा है, चाहे वो जो भी रहे, उसका अन्याय जो भी हुआ है वो कोर्ट समझेगी, अदालत समझेगी, उसका ताल्लुक पुलिस से नहीं है। पुलिस का काम है किसी को अरेस्ट करना, उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसके खिलाफ अगर मामला सही होते हैं तो चार्जशीट देना, चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट करना, चार्जशीट के सबमिट के बाद कोर्ट में ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद कोर्ट कन्विक्शन करती है या एक्यूटल करती है, ठीक है ना। तो इसमें पुलिस के सामने अगर कोई मारता है किसी को तो पुलिस वाले सब खड़े तमाशा देख रहे थे, ठीक है। 2 आदमी को दबोचा है, 2 आदमी को पकड़े गए, तीनों सरेंडर हो गए वहाँ पर, और तीनों ने जय श्री राम का नारा लगाया। ये भी बहुत गलत हो गया है। आप किसी को मार रहे हैं, उसमें श्री राम का क्या मामला था, राम का क्या लेना देना था इसमें? भाई राम के बारे में तो हमारा अकीदा अपना ये है कि इकबाल खुद कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। हम तो राम, देखिए ये जो कांड हुआ अभी, सस्पेंशन इज़ नॉट एनफ। ये सारे लोगों को, इन लोगों को टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये लोग पुलिस के लायक नहीं है। भाई आपके सामने एक पुलिस ऑफिसर का काम यह है, पुलिस के माने क्या है? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड टू सेव द लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। यही तो 2 लॉ है कि टू मेंटेन द लाइफ एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड टू सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। ये पुलिस का पहला सबक होता है रजा अशरफ साहब, कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेव करना हमारा ज़रूरी है। मेरे सामने किसी ये बंदे का जान जा रहा है और हम जब सेव करने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है सेव करने के लिए, तो हमको कोई राइट नहीं पड़ता है कि हम पुलिस सर्विस का चोला पहन करके, पुलिस की वर्दी पहन करके इंसाफ कर सके। हम नहीं कर सकते हैं। वो उसको चोला उतारना पड़ेगा, पुलिस की वर्दी उतारना पड़ेगा, उनको टर्मिनेट करना होगा, और उनके खिलाफ टर्मिनेशन भी इनफ नहीं है, सस्पेंशन तो इनफ है ही नहीं, टर्मिनेशन भी इनफ नहीं है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होना चाहिए। अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि ऐसे आसामी को, ऐसे एक्यूज पर्सन्स को कभी भी इस तरह से रात में 10:30 बजे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए था। हॉस्पिटल ले जाना एक बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी बात है कि दोनों को हैंडकफ किया गया था, दोनों हैंडकफ थे, एक ही हैंडकफ से दोनों को हैंडकफ कर दिया गया था। ये भी बहुत गलत हो गया है। तीसरी बात ये जो बहुत मुझे गलत लगती है वो ये कि इतना बड़ा पुलिस कॉर्डन वहाँ मौजूद था, इतने सारे लोग मौजूद थे, और एक आदमी मीडिया का रूप धार करके चला आता है, जबकि मीडिया वालों को खबर कैसे होती है कि 10:30 बजे उसको ले जाया जाएगा। पिस्टल था, आप देखिए वो टर्की मेड पिस्टल है,
है जिगना का। देखिए ये कितना कॉस्टली पिस्टल है, जिसकी कीमत बताई जा रही है 5 to 7 लाख। इन लोगों की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, इनके माली हालत बहुत अच्छे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड। इतना कीमती पिस्टल इनके पास कहाँ से आया? यकीनी तौर पर कोई बहुत बड़ी साजिश का ये पेशकीमा है, कोई बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे। इट इज़ हैंडी वर्क ऑफ ग्रेट कॉन्स्पिरेसी, और इसमें पुलिस बिल्कुल शामिल है। मैं समझता हूं कि पुलिस बिल्कुल शामिल है। अगर योगी जी ने तमाम पुलिस वालों को जो सस्पेंड किया, वो सस्पेंड तो है ही है अपनी जगह पर। आपने भी बताया, मैं भी जानता हूं कि एसपी को वहां ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट द रिजल्ट, ट्रांसफ़र इज़ नॉट द आंसर टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि पुलिस के प्रेजेंस में 2 बंदे मारे गए, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहे जो भी हों, उसको मारने का हक ना पुलिस को है ना किसी इंसान को है। उसको मारने का हक सिर्फ अदालत को है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये एक्चुअली। और पुलिस पूरा मामला 20-22 सेकंड तक रहा, तो क्या पुलिस इतना सक्षम नहीं है कि 20-22 सेकंड में किसी इंसान के सिचुएशन को समझ के उसके ऊपर पलट के फायरिंग करे? बिल्कुल सही है, आपको हत्याकांड ही कहना होगा इसको, ये इनकाउंटर नहीं है। अगर वो नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। अतीक अहमद और अशरफ के मामले में पुलिस की किस तरह से भूमिका रही, उस पर सवाल खड़े हो गए। कई सारे लोगों ने सवाल उठा दिए। नरसिंह नारायण जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एसीपी थे, उनको हटाया गया है और फिलहाल उनकी जगह पर महेंद्र सिंह देव को लाया गया। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इतना देर तक जो है शूट आउट चलता रहा, हत्याकांड हुआ, मगर उसके बावजूद पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सवाल ये भी उठा दिया गया कि क्या अतीक अहमद के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। तो दूसरी तरफ जो लवलिश तिवारी है, जो इस पूरे हत्याकांड के जो है मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि भूमिका में जो व्यक्ति है, जो मुलजिम है, उसके घर पर चौकसी बढ़ाई गई है और उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। कोलकाता पुलिस में एसीपी के पोस्ट से रिटायर हो चुके निसार साहब है, तो इनसे जानेंगे, चूंकि पुलिस में रहे हैं तो इनको ज़्यादा कुछ जानकारी होगा कि पुलिस किस तरह से अब काम कर रही है और पुलिस का किस तरह से रवैया बदलता जा रहा है। उन तमाम चीज़ों पर इनसे जो है मिलजुल कर बात करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले निसार साहब के जैसे हत्याकांड हुआ और आपने इस पूरे घटना को देखा, पुलिस की भूमिका को किस तरह से आपने देखा? देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये एक्चुअली। और जिस तरह से रात को 10:30 बजे उनको मेडिकल के लिए ले, ये सही है कि किसी भी एक्यूज़ को जो कस्टडी में रहते हैं, उनको कोर्ट का आदेश होता है कि उनको 24 घंटे के अंदर अंदर उनका मेडिकल करवाया जाए। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत थी कि 10:30 बजे रात को उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए और दोनों को एक साथ ले जाया जाए? ऐसे मामले में जो बहुत ही माने क्या कहा जाए, जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जिसमें ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं, जिसमें जो अपराधी के बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जिनके बहुत सारे बदनामी है जिनके साथ लगी हुई है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, उनको इतनी रात में तो अव्वल ले जाना नहीं चाहिए। होता यह है कि नॉर्मली अगर ऐसे एक्यूज़ड अगर होते हैं, ऐसे लोग, ये तो इन लोगों को सज़ा भी सुना दी गई थी। अतीक अंसारी को तो अतीक अहमद को तो सज़ा भी सुनाई गई है। तो इन लोगों को वहाँ जेल में ही इनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता था। लेकिन ये, और जबकि अतीक अहमद ने वहाँ के कोर्ट में भी ये कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है, कुछ सेंस वो कर रहा था कि इस तरह से होगा। देखिए, अतीक अहमद या अशरफ अहमद, उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, कोई मज़हब नहीं होता है। जो आदमी क्राइम करते हैं वो अगेंस्ट सोसाइटी काम करते हैं, और सोसाइटी का हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इंसान होता है। उसके अगेंस्ट में कोई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर जो भी होता है वो क्राइम ही है। तो क्रिमिनल के साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। क्रिमिनल को कभी हम सिंपैथी नहीं दे सकते। आप कितने साल पुलिस महकमा में रहे? मैं कम से कम 35 साल तक मैं सर्विस किया मैंने, और मैंने बड़े बड़े ऐसे वाक़यात मैंने खुद भी डील किए हैं। तो मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि ऐसे आसामी को, ऐसे एक्यूज़ पर्सन्स को कभी भी इस तरह से रात में 10:30 बजे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए था। हॉस्पिटल ले जाना एक बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी बात है कि दोनों को हैंडकफ किया गया था। दोनों हैंडकफ थे, एक ही हैंडकफ से दोनों को हैंडकफ कर दिया गया था। ये भी बहुत गलत हो गया है। तीसरी बात ये जो बहुत मुझे गलत लगती है वो ये कि इतना बड़ा पुलिस कॉर्डन वहाँ मौजूद था, इतने सारे लोग मौजूद थे, और एक आदमी मीडिया का रूप धार करके चला आता है, जबकि मीडिया वालों को खबर कैसे होती है कि 10:30 बजे उसको ले जाया जाएगा। ये सारी बातें इस तरह ये दर्शा रहा है हमको कि ये चीज़ जो है बहुत ही डेलिबरेट एक्शन था।
डिलिबरेट एक्शन था, प्री प्लान लगता है, उसको कर दिया गया। ये लवलेश तिवारी जिसका नाम आप बता रहे थे, आप देख रहे होंगे कि उसकी तस्वीर हमारे एक सेंट्रल मिनिस्टर के साथ भी देखी गई है, जिसका ताल्लुक किसी न किसी एंगल से बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं, ये मैं नहीं जानता। तस्वीरें तो लीडरों के साथ बहुत सारे लोगों की होती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उनके साथ हैं या उनके साथी हैं। लेकिन ये 3 आदमी जो अतीक अहमद को और अशरफ अहमद को नहीं जानता था, जिससे उसका कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, वो आदमी मीडिया पर्सन बन करके अपना कार्ड डिस्प्ले करके चला आता है, पुलिस कॉर्डन में दाखिल होता है और जाने के बाद एकदम इत्मीनान से उसके पगड़ी को हटा करके उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको फायरिंग करता है, मारता है। पुलिस खड़ी रहती है वहाँ पर, कुछ नहीं करती है। क्या मानी रखता है ये? इसका मानी ये रखता है कि इतने सारे पुलिस वाले थे, एनकाउंटर होना चाहिए था। एनकाउंटर तो इसको कहा जा सकता है, जैसे होता लवलिश को जैसे असद का 2 दिन पहले हुआ, एनकाउंटर हुआ, ठीक है, वो भाग रहा था, पुलिस पर उसने फायरिंग की। पुलिस को जान बचाने के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाने का राइट है, आपको भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाने का राइट। कोई आपको मारना चाहेगा तो आप अपने बचाव के लिए तो कर सकते हैं। ये आपका आईपीसी में राइट्स दिया हुआ है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसको कहते हैं। इसमें आप गोली चला सकते हैं अगर आपकी जान को खतरा है तो पुलिस अगर इनकाउंटर 2 दिन पहले असद का कर सकती थी, जब पुलिस के सामने एक मारा जा रहा है, चाहे वो जो भी रहे, उसका न्याय जो भी हुआ वो कोर्ट समझेगी, अदालत समझेगी, उसका ताल्लुक पुलिस से नहीं है। पुलिस का काम है किसी को अरेस्ट करना, उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसके खिलाफ अगर मामला सही होते हैं तो चार्जशीट देना, चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट करना, चार्जशीट के सबमिट के बाद कोर्ट में ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद कोर्ट कन्विक्शन करती है या एक्यूटल करती है, ठीक है ना। तो इसमें पुलिस के सामने अगर कोई मारता है किसी को तो पुलिस वाले सब खड़े तमाशा देख रहे थे, ठीक है। 2 आदमी को दबोचा है, 2 आदमी को पकड़े गए, तीनों सरेंडर हो गए वहाँ पर और तीनों ने जय श्री राम का नारा लगाया। ये भी बहुत गलत हो गया है। आप किसी को मार रहे हैं, उसमें श्री राम का क्या मामला था, राम का क्या लेना देना था इसमें? भाई राम के बारे में तो हमारा अकीदा अपना ही है कि इकबाल खुद कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। हम तो राम को एक बहुत ऊंची शख्सियत समझते हैं और राम का नाम इस तरह बदनाम करना, तो ये जब ये मामला हुआ तो मैंने जब इसका इनकाउंटर शब्द यूज़ किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी गाली देना शुरू किया कि आप इनकाउंटर नहीं हत्याकांड कहिए। चलिए उन लोगों की बात रखते हुए इसको अगर हत्याकांड कहा जाता है तो पुलिस पूरा मामला 20-22 सेकंड तक रहा, तो क्या पुलिस इतना सक्षम नहीं है कि 20-22 सेकंड में किसी इंसान के सिचुएशन को समझ के उसको पर पलट के फायरिंग करे? बिल्कुल सही है, आपको हत्याकांड ही कहना होगा इसको, ये इनकाउंटर नहीं है। अगर वो अक्यूज पर्सन पुलिस पर हमला करता, देखिए पुलिस एक मशीनरी है जो एक सिस्टम के तहत काम करती है, ठीक है ना, उसको लॉ के मुताबिक काम करना पड़ता है। और मैंने आपको बताया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर पुलिस पर वो गोली चलाता है या पुलिस पर बॉम्ब फेंकता है या पुलिस पर कोई एक्सप्लोसिव वार होता तो पुलिस उस पर गोली चलाती है, पुलिस उसको मारती है, जो हमने पहले भी देखा। 1,500 इनकाउंटर हुए हैं यूपी में, 189 पर्सन्स हैव बीन किल्ड इन यूपी इन 6 ईयर्स। 3,000 कितने लोग इंजर्ड हो गए हैं, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। एनकाउंटर तो उसको कहते हैं जब आपका आमना सामना होता है किसी के साथ, कोई आप पर वार करता है, आप उस पर वार करते हैं। यहाँ तो अतीक अहमद और अशरफ अहमद का तो इनकाउंटर नहीं हुआ है, उसका तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है। जो 3 बंदे आए उसको मारने के लिए पुलिस कॉर्डन को क्रॉस करके आए और एकदम उसके करीब पहुंच करके उस पर गोली चलाई और गोली चलाने के बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और नारा लगाने के बाद वो सरेंडर हुए। वो पकड़े तो नहीं गए, वो सरेंडर हुए। पुलिस वाले थे वहाँ पर, उसको कुछ ना कुछ तो करना था। एक सब इंस्पेक्टर आगे बढ़ा, आने के बाद जान का रिस्क ले करके उसके पास जो पिस्टल था, आप देखिए वो टर्की मेड पिस्टल है जिगना का। देखिए ये कितना कॉस्टली पिस्टल है, जिसकी कीमत बताई जा रही है 5 to 7 लाख। इन लोगों की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, इनके माली हालत बहुत अच्छे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड। इतना कीमती पिस्टल इनके पास कहाँ से आया? यकीनी तौर पर कोई बहुत बड़ी साजिश का ये पेशकीमा है, कोई बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे। इट इज़ हैंडी वर्क ऑफ ग्रेट कॉन्स्पिरेसी, और इसमें पुलिस बिल्कुल शामिल है। मैं समझता हूं कि पुलिस बिल्कुल शामिल है। अगर योगी जी ने तमाम पुलिस वालों को जो सस्पेंड किया, वो सस्पेंड तो है ही है अपनी जगह पर। आपने भी बताया, मैं भी जानता हूं कि एसपी को वहां ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट द रिजल्ट, ट्रांसफ़र इज़ नॉट द आंसर टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि पुलिस के प्रेजेंस में 2 बंदे मारे गए, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहे जो भी हों, उसको मारने का हक ना पुलिस को है ना किसी इंसान को है। उसको मारने का हक सिर्फ अदालत को है। अगर अदालत, याकूब मेमन को अदालत ने फांसी दिया, आपका वो कश्मीर वाला जो क्या इंजीनियर था उसको फांसी दिया, ये तो कोर्ट का राइट है ना।
पुलिस का और पब्लिक का कोई राइट नहीं होता है किसी को मार दे। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा फेलियर है, मगर कुछ लोग ना जश्न मना रहे हैं कि चलो ठीक है मारा गया अपराधी था। मगर सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का क्या भूमिका, पुलिस किस तरह से फेलियर रहा है? देखिए, उमेश पाल के मर्डर के बाद जो कोई, उमेश पाल वॉज अ विटनेस, ठीक है, एक लॉयर था। ऐसा है कि ये लोग इतने ड्रेडेड क्रिमिनल थे, अशरफ अहमद और अतीक अहमद इतने ड्रेडेड, अगरचे 2 बार के विधायक रहे, 4 बार के सांसद रहे, ये है ना, 5 बार के एमएलए और एक बार के सांसद, 1 या 2 बार के सांसद रहे ये। तो इन लोगों को तो पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला था, चाहे वो जो भी पार्टी पैट्रोनेज दे, पॉलिटिकल पार्टी तो क्रिमिनल्स को पैट्रोनेज देती आई है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसके संरक्षण में ये थे, चल रहे थे। आपके उमेश पाल उसका एक विटनेस था अतीक अहमद के केस में, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कोर्ट में, विटनेस तो 2 होते हैं, या कोर्ट में गवाही देंगे या हॉस्टाइल होंगे, ठीक है, लेकिन उसको मार डाला गया। उसको मार डालने के बाद अतीक अहमद का मरना वो बिल्कुल ज़रूरी था, आज नहीं कल वो पर से मरता, इसलिए कि उसने जो कारनामे अंजाम दिए हैं ना, वो कोई आदमी अच्छा, कोई सभ्य समाज उसको अच्छा नहीं मानता है। बहुत सारी ज़मीनें हड़प की उसने, बहुत सारे घरों को उन्होंने उजाड़ दिया, बहुत सारी औरतें विधवा हो गई, बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए उन लोगों के जुल्म से। वो अपनी जगह पर है, जालिम का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये लोग अच्छे लोग तो थे नहीं, हम इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल बायोग्राफी को हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल ड्रेडेड क्रिमिनल थे, इनका अंजाम यही होता, आज नहीं होता तो कल होता। लेकिन जिस तरह से हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ द पुलिस, इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस 3 persons केम, दे ब्रोक द कॉर्डन ऑफ द पुलिस, दे एंटर्ड द एरिया विच वॉज द वेरी वेरी सेंसिटिव एंड हाई प्रोफाइल एरिया। और वहाँ जाने के बाद उनको एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा है। तो इसमें पुलिस की पूरी कॉन्स्पिरेसी है। मैं ये समझता हूँ कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बात ये होती है कि आर्टिकल 356 कहाँ लगते हैं, 2-3 वजह होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। ऐसा हो जाता है सिचुएशन के आदमी जीना मरना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर 356 लागू कर दिए जाते हैं, या तो फिर 355 आते हैं। अभी तो यूपी में 356 हो जाना चाहिए, इसलिए कि ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हुआ है। पुलिस इज ए सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सीएम को रिजाइन करना चाहिए इस मामले? बिल्कुल रिजाइन कर देना चाहिए। अगर उनके अंदर ज़रा भी शर्म होगी तो उनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन उनके वक्त में जितना इनकाउंटर हुआ है, अब तो हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात छोड़ दीजिए, अब तो इनकाउंटर इंडिया की बात करने की बात हम सोचते हैं कि अब इनकाउंटर इस तरह का अगर होता रहेगा, आप कौन होते हैं इनकाउंटर करने वाले? अदालत उसका फैसला करेगी। और आप अगर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जुल्म कर रहे हैं, आप बुलडोज कर रहे हैं घरों को। कौन करेगा ये? उसके लिए म्यूनसिपलिटी है, उसके लिए कॉरपोरेशन है, उसके लिए गवर्नमेंट है, उसके लिए अदालत है। आप जो चाहेंगे करेंगे, और जो चाहे कर रहे हैं आप, और लोगों को देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तिवारी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, लोग सवाल पूछ रहे थे, आपको क्या लगता है? बहुत जल्द चलना चाहिए। अतीक अहमद के घर में बुलडोजर चला है, दूसरे लोगों के घर में बुलडोजर चला है, जिन लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है किसी भी एजिटेशन में, डेमोन्स्ट्रेशन में, उनके घर बुलडोजर चला है। लवलेश तिवारी के घर में बुलडोजर कब चलेगा, ये तो इंतजार हमारा है कि उनके घर में बुलडोजर कब चलेगा। और उसके बुलडोजर से चलने से पहले योगी को रिजाइन देना चाहिए, और अगर वो रिजाइन नहीं देते हैं तो ही शुड हैव बीन सैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इम्पोजिंग आर्टिकल 56 इन यूपी। प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, इसलिए कि वहाँ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हुआ है। पुलिस इज अ सिस्टम इन द मशीनरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें 356 लागू होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन वहाँ होना चाहिए, योगी को हटाना चाहिए। अब जैसे पुलिस से कभी आपने कोई केस आया, मान लीजिए किसी मुस्लिम इलाका में आपकी पोस्टिंग रही, तो कभी ऐसा रहा कि हिंदू मुसलमान देखकर आपने किसी चीज़ को भी रेफर किया हो या किसी चीज़ को भी मूव ऑन किया? देखिए, ऐसा है कि मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा, नॉर्मली वो बड़ा मिक्स्ड एरिया था, और बहुत सारे इश्यूज हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट के ज़रिए हुए। मैं जब वहाँ टालीगंज में ओसी था, चारू मार्केट थाने में ओसी था, तो वो तो बिल्कुल बंगाली एरिया था, बहुत कम मुस्लिम पॉकेट्स थे वहाँ। 2-4 बस्तियाँ थी, निकारी पाड़ा है, भिश्ती पाड़ा है, और ये 2-3 बस्ती है, तो जो मुसलमानों की बस्ती थी, बहुत छोटी आबादी थी। लेकिन मैं जब वहाँ से पार्क स्ट्रीट आया ओसी होकर के, तो यहाँ पार्क स्ट्रीट तो बड़ा मिक्स्ड एरिया है, बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पर। तस्लीमा नसीन हमारे समय में हो गया था, रिजवानुर रहमान केस हमारे समय में हुआ था, हम लोगों ने तो गोली नहीं चलाई। देखिए आप, तस्लीमा नसीन के समय में कर्फ्यू लग गया यहाँ पर। मैं उस वक्त ओसी था पार्क स्ट्रीट थाना का, हमारे डीसी थे जावेद शमीम साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब थे हमारे कुलदीप सिंह साहब, हमारे पुलिस कमिश्नर थे ऑनरेबल गौतम चक्रवर्ती साहब। ये सब ऐसे ऑफिसर थे जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी जिनको कहा जाता है, वेल पॉलिश्ड एंड वेल एक्सपीरियंस एंड वेल एस्टैब्लिश्ड ऑफिसर थे ये लोग।
150-200 राउंड हम लोगों ने गैस फायरिंग किया, कंट्रोल को वायलेंस को ये करने के लिए, एस्च्यू करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए गोली हमने नहीं चलाई। इसलिए हम चाह रहे थे कि जितना जल्द से जल्द हो सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ आएगा। गोली चलाना बहुत आसान होता है, पुलिस के पास हथियार होती है, लेकिन आज तो हमारे पास भी स्टेन गन रहते हैं, हमारे पास भी AK-47 AK-56 राइफल रह रहे हैं, हमारे पास भी इंसास रह रहे हैं, हमारे पास भी स्टेन गन और दूसरे पिस्टल। देखिए 7 लाख रुपये का पिस्टल ये 3 बंदे ने चलाया, ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे सिचुएशन में भी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए मैक्सिमम पुलिसिंग इस तरह करते हैं कि लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं, उनको इस रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने आप को समझें और देश की जो सौहार्द है, जो सांप्रदायिकता सौहार्द है, हिंदू मुस्लिम फीलिंग्स है, कम्युनल एमिटी है, वो इस्टेब्लिश रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे ये पूरा हत्याकांड चला तो पुलिस का सस्पेंशन ही मतलब इनफ है या उनको टर्मिनेट कर सकती है सरकार? देखिए ये जो कांड हुआ अभी, सस्पेंशन इज़ नॉट इनफ। ये सारे लोगों को इन लोगों को टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये लोग पुलिस के लायक नहीं हैं। भाई आपके सामने एक पुलिस ऑफिसर का काम यह है, पुलिस के माने क्या है? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड टू सेव द लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। यही तो 2 लॉ है कि टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड टू सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। ये पुलिस का पहला सबक होता है रज़ा अशरफ साहब कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेव करना हमारा ज़रूरी है। मेरे सामने किसी ये बंदे का जान जा रहा है और हम जब सेव करने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है सेव करने के लिए, तो हमको कोई राइट नहीं पड़ता है कि हम पुलिस सर्विस का चोला पहन करके, पुलिस की वर्दी पहन करके इंसाफ कर सके। हम नहीं कर सकते हैं। वो उसको चोला उतारना पड़ेगा, पुलिस की वर्दी उतारना पड़ेगा, उनको टर्मिनेट करना होगा और उनके खिलाफ टर्मिनेशन भी इनफ नहीं है, सस्पेंशन तो इनफ है ही नहीं, टर्मिनेशन भी इनफ नहीं है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होना चाहिए। उनके खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस बिल्कुल होना चाहिए। कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। असद का इनकाउंटर हुआ, कपिल सिब्बल को आप जानते होंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि मतलब लास्ट तक जो है अगर आपको गोली भी मारनी है तो पैर पर गोली मारिए। तो क्या मतलब पुलिस विभाग में ऐसा कोई सेक्शन या ऐसा कोई रूल्स है कि माथे पर, फोरहेड पर ब्लैक रेन से जो है इनकाउंटर कर दिया जाए? देखिए फायरिंग का जो सिस्टम है मैं बता दूं आपको, फायरिंग मस्ट ऑलवेज बी इफेक्टिव। ये पहला सबक हम लोग को पढ़ाया जाता है कि जब तुम गोली मारो तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव फायरिंग का मतलब क्या है? मार डालना। सर और पावर और कमर ये नहीं लिखा गया, कहीं कॉल लॉ की किताब में नहीं लिखा हुआ। लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसा डिमांड करता है कि अगर किसी को देखिए सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, डिफ्यूज़ करने के लिए, वायलेंस को रोकने के लिए अगर थोड़ा भी एक्शन लिया जा सकता है। जैसे आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहले उनको समझाया जाता है, एक आयरेट मॉब को या अनरूली मॉब को समझाया जाता है, उसके बाद फिर माइल्ड लाठीचार्ज किया जाता है, उसके बाद टीयर गैस शेल डिस्चार्ज किया जाता है। जब ये कुछ भी काम नहीं करता है तब फायरिंग होती है, जब पुलिस पर अटैक होता है। नहीं, फायरिंग हवा में क्यों होगी? फायरिंग मस्ट ऑलवेज बी इफेक्टिव। फायरिंग इफेक्टिव होनी चाहिए फायरिंग। लेकिन हम लोग ये इफेक्टिव को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि अगर कम से कम इंजरी दे करके सिचुएशन को बचाया जा सकता है तो आदमी को पाँव में मार दो। आपको मैं एक वाकया बताऊं, 1981 में नारकलडांगा में, वो बंगला बंद का दिन था, 1981 में। उस दिन फुटबॉल खेल रहे थे नारकलडांगा थाना के सामने में लड़के लोग, छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल टेनिस बॉल खेल रहे थे। उस दिन क्या हुआ कि नारकलडांगा के बच्चों का कुछ बॉल जो है एक पुलिस क्वार्टर में, सामने में देखिएगा नारकलडांगा के पास बहुत सा पुलिस क्वार्टर बने हुए हैं, वो लड़के उन्होंने बॉल नहीं दिया। बॉल नहीं देने के नतीजे में जो है 2 ग्रुप में झड़प हो गई और दोनों के दरमियान सांप्रदायिक दंगा हो गया, कम्युनल क्लैश हो गया। उस टाइम सुल्तान सिंह साहब जो हैं DC ईस्टर्न सबर्बन डिवीज़न थे, सुल्तान सिंह साहब जो IPS। अच्छा, हम लोग स्पेशल ब्रांच में पोस्टेड थे, मेरे DC थे दुलाल चंद्र विश्वास साहब। जब ये खबर स्पेशल ब्रांच को पहुंची तो हम लोग भी फ़ौरन स्पॉट पर पहुंचे। पहुंचने के बाद हम लोगों ने सिचुएशन को बहुत ही पेसिफाई करने की कोशिश की। जब नहीं हुआ, पुलिस पर बहुत ज़्यादा अटैक होने लगा। टीयर गैस माइक्रोफोन से ऐलान हो रहा है कि आप फायरिंग करेंगे, आप लोग चले जाइए, आप लोग बंद हो जाइए, आप लोग घरों में दाखिल अंदर चले जाइए, आप लोग रोड को साफ़ कर दीजिए, वायलेंस को स्टॉप कीजिए। फिर भी लोग, जब क्राउड नहीं मान रहा था, जब लाठीचार्ज फेलियर हो गया, जब टीयर गैस शेल फेलियर हो गया, तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। वी हैड टू फायर ऑन द अनरूली मॉब।
और हम लोगों ने उस टाइम ये कोशिश की थी कि किसी को जान से मारने की ज़रूरत नहीं है, अगर कम से कम भी फायरिंग करके रोका जा सके सिचुएशन को तो रोक दिया जाए। चंद राउंड फायर हुए, 2-1 आदमी के पाँव में गोली लगी, ऑटोमेटिकली सिचुएशन जो है काम डाउन हो गया, डिफ्यूज़ हो गया सिचुएशन, सांप्रदायिक सौहार्द हमारा बरकरार रह गया। उसके बाद फिर पुलिसिंग हुई अच्छी तरीके से। कुछ लोग बदमाश थे जिनको अरेस्ट किया गया, दोनों तरफ से लोग अरेस्ट किए गए, हिंदू भी अरेस्ट हुए, मुसलमान भी अरेस्ट हुए। तो अगर पुलिस देखिए अगर न्यूट्रल रहेगी ना रज़ा अशरफ साहब, पुलिस अगर ये नहीं सोचेगी कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम जब पुलिस बन जाते हैं ना तो मेरा कोई लिबास नहीं है सिवाय इसके कि आई एम ए पुलिस ऑफिसर। मेरा कोई धर्म नहीं है, हमको सिर्फ एक धर्म मान के चलना है कि जो आईपीसी सीआरपीसी बोलता है, जो लॉ बोलता है, देश का कानून बोलता है, संविधान बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, यही हमारा सब कुछ होता है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हिंदू मुसलमान में बट गई लगता है आपको? देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहेगी तो कर सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत कुछ इस तरह की चल रही है ना जो आपको ऐसा करने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा डामाडोल है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिन पहले आप देखिए रामनवमी के टाइम में कितना बड़ा यहाँ फसाद हुआ, कंट्रोल हो गया ना। उसके पहले कुछ दिन पहले आप काकीनाडा आप देखिए वहाँ पर अर्जुन सिंह वगैरह भाटपाड़ा वगैरह में कितना बड़ा फसाद हुआ, कंट्रोल हो गया ना। दोनों तरफ से लोग अरेस्ट हुए, दोनों तरफ से बमबाजी हुई, पुलिस पर बमबाजी हुई, पुलिस वाले बहुत इंजर्ड हुए। हमारे मनोज वर्मा साहब वहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब थे, बड़ी हिम्मत से उन्होंने काम लिया। फिर ग्रुप मीटिंग हुई, पीस मीटिंग हुई, तमाम लोगों को जोड़ा गया, पदयात्रा किया गया, पुलिस वाले चले लोगों के साथ, घर घर में जाके लोगों तक मैसेज पहुंचाया अमन और शांति के साथ रहो। अगर देखिए पुलिस चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन पुलिस को करने दिया जाएगा तब ना। उस दिन तो पुलिस को चाहती तो पुलिस एक्शन ले सकती थी, लेकिन पुलिस के अंदर वो गैरत नहीं थी कि पुलिस एक्शन ले सके। शायद ये उनके आकाओं की तरफ से हुक्म होगा कि तुमको चुप रहना है। ये बहुत प्री प्लान मर्डर था, इसको हत्याकांड ही आप कहेंगे। ये कोई एनकाउंटर नहीं था, एनकाउंटर असद का आप कह सकते हैं। मैंने असद की पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि असद का भी मरना एनकाउंटर में बहुत ठीक है, अपनी जगह सही था। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मार डालना इस तरह से एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्याकांड है। इट इज़ ए प्योर केस ऑफ मर्डर in which all police officers who were present at the spot they should be arrested in the murder case, in conspiracy in the murder of मर्डर केस में बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर पुलिस इस तरह नहीं करेगी तो फिर पुलिस पूरे हिंदुस्तान के पुलिस को सबक नहीं मिलेगा। पुलिस को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको अब उनका चोला बदलना पड़ेगा, उनके बदन से वो यूनिफॉर्म उतारना पड़ेगा जिसकी कसम खा करके आपने कहा था कि आई विल सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपुल एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हमारा कोई संविधान नहीं है, हिंदुस्तान का संविधान हमारे लिए काफ़ी है। हमारा पुलिस लॉ, पुलिस का एक्ट्स हमारे लिए काफ़ी है। यही हमारा रास्ता है, यही हमको हिदायत देता है, यही हमको आगे चलने का रास्ता बताता है। ये अगर हम मान के चलेंगे तो हमको कोई धर्म मानने की ज़रूरत नहीं है, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, हम पुलिस ऑफिसर हैं। तो जिस तरह से पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्याकांड पर अलग अलग राय रख रहे थे। निसार अहमद थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, रिटायर होकर आए हैं और 35 वर्षों तक कोलकाता पुलिस में बड़े बड़े पोस्ट पे रहे। तो इन्होंने बताया कि जिस तरह से कोलकाता पुलिस में हम लोगों ने बहुत सारे काम किया और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ अहमद का इनकाउंटर हुआ या हत्याकांड हुआ, उसमें तमाम पुलिस ऑफिसर को जो है टर्मिनेट करना चाहिए और उनके प्रॉपर्टी को जब्त करना चाहिए और उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल चार्जेस लगाने चाहिए। देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कुछ करती है। सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी की तरफ से PIL दाखिल किया गया। देखते हैं इस PIL पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।